योगः कर्मसु कौशलम्. Very warm welcome to dear all participants in refresher course in social science. Dear all participants, we are in the middle of your refresher course in social science today, and we hope you all do your submissions very well. And as well as Rajendra Jani sir, as your coordinator, provided to regularly great resource persons to you for enhance your knowledge and for better prospects in your future. And in this lobby, in this way, there is a one more feather we will have to join. Dr. Arun Waghela sir. He is a professor and head Department of History, Gujarat University, Ahmedabad. And he has a teaching experience of 28 years of vast experience. And his specialization in tribal studies, Indian freedom movement and modern Gujarat. And he published 14 books and 25 research articles. So this type of experienced personality with us, Arun Waghela sir. Over to you, Dr. Arun Waghela. Okay, thank you, sir. Dr. Rajendra Jani, sir, and dear participants. We will talk in bilingual, English and Hindi, because English is my limitation also. But I try to convey my ideas to you. My topic for today is legacy of Indian freedom movement. We all know we are celebrating 75 years of Indian freedom movement. 1947 में 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए और 2022 ये 75 साल ये हमारे आज़ादी का अमृत महोत्सव है. जब डॉक्टर मुकेश खटीक और हमारे मित्र राजेंद्र जानी ने इस कोर्स के लिए मुझे इन्वाइट किया, तो आई थिंक कि लीगेसी ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट ये एक रेलेवेंस के हिसाब से मुझे लगता है कि इससे बड़ा टॉपिक नहीं हो सकता. ऐसे इंडियन फ्रीडम मूवमेंट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द हिस्ट्री, किंतु सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, जर्नलिज्म, लिटरेचर, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और मैनेजमेंट ऐसे काफ़ी सब्जेक्ट के साथ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का डायरेक्ट रेलेवेंस रहा है. तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम थोड़ी सी बात करेंगे. आई डिवाइडेड माय फुल लेक्चर इन 4 मेजर पॉइंट्स. माय फर्स्ट पॉइंट विल uniqueness of Indian freedom movement and history of Indian freedom movements, history of freedom movements in world. यानी कि वर्ल्ड लेवल पर जो फ्रीडम मूवमेंट का पूरा जो इतिहास रहा है, वो इतिहास में इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का अपना खुद क्या रोल है, उसकी यूनिकनेस क्या है, and how Indian freedom movement differ from the other freedom movements of the world. ये मेरा पहला मुद्दा रहेगा. My second point will be Indian freedom movement in multidisciplinary approach. यानी कि अंतरशास्त्रीय मल्टीडिसिप्लिनरी इंडियन फ्रीडम मूवमेंट रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन फ्रीडम मूवमेंट हिस्ट्री के अलावा दूसरे जो सब्जेक्ट है उसमें क्या उसका एक रेलेवेंस है, क्या महत्व है, ये हम दिखाने का थोड़ा प्रयत्न करेंगे. माय थर्ड पॉइंट विल बी इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का एक सरसरी निगाहों से एक बर्ड व्यू. वी ऑल नो कि 1.5 घंटा 1 घंटे का ये जो लेक्चर है, लेक्चर में इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को आपके सामने प्रस्तुत करना इट नॉट पॉसिबल फॉर मी, पर एक सरसरी निगाहों से, एक बर्ड व्यू से और इसका एक नेचर, उसका एक पैटर्न वो कैसे डेवलप हुआ वो आपके सामने रखने का मैं प्रयास करूंगा. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये हमारी जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट है उसकी लीगेसी क्या रही है. लीगेसी को हम गुजराती में वारसा बोलते हैं. लीगेसी यानी कि इट इज रिलेटेड टू आइडियोलॉजिकल मैटर. हिस्ट्री में हम बोलते हैं एक हेरिटेज होता है और दूसरी लीगेसी होती है. लीगेसी एक वैचारिक स्वरूप में, आइडियोलॉजिकल स्वरूप में होती है, वो डायरेक्टली दिखती नहीं है आपको,
और वो विदिन द बॉडी, विदिन द सोसाइटी, विदिन द नेशन, एक पीढ़ी से लेके दूसरी पीढ़ी तक वो बहती रहती है, वो उसका फ्लो चलता रहता है। तो लीगेसी जो 47 में जो हमारी आज़ादी प्राप्त हुई हमको, वहाँ से लेकर 2022 में आज हमारे पास उसका क्या बचा है, उसके बारे में हम आपके साथ चर्चा करने का उपक्रम रखेंगे। पहला पॉइंट, ऐसे नेपोलियन ने कहा है कि हर एक मूर्ख, एवरी फुलिश पर्सन, हर एक मूर्ख अपनी जन्मभूमि का, अपनी संस्कृति का और अपने इतिहास का गौरव करता है। फ्रेंच डिक्टेटर नेपोलियन सेड दैट कि हर एक इंसान अपने देश, अपनी जन्मभूमि, उसका इतिहास, उसकी लीगेसी और उसकी संस्कृति, उसका वो अभिमान करता है। पर हम जब अभी बात कर रहे हैं तो इसमें नेपोलियन का ये पूरा जो स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट का उसको हम नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि इंडियन में आगे बताया कि इंडियन फ्रीडम मूवमेंट इज यूनिक इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट्स इन द वर्ल्ड। विश्व के आज़ादी के इतिहास में जितनी भी फ्रीडम मूवमेंट हुई है, आप अमेरिका ले लो, रसिया ले लो, चाइना, फ्रांस, जर्मन, इंग्लैंड, इटाली, इंडोनेशिया, उस सभी के इतिहास में इंडियन फ्रीडम मूवमेंट यूनिक है, उसकी यूनिकनेस है। वो यूनिकनेस क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। सबसे बड़ी बात तो है कि ये मल्टी आइडियोलॉजिकल तौर पे चलने वाली है पूरी फ्रीडम मूवमेंट की। उसमें एक लिमिटेड आइडियोलॉजी के लेके किसी भी ऐसे हम इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, उसका पूरा जो टेन्योर है उसको हम ऐसे उसकी एक लैंडमार्क करें तो 1857 से लेके 1947, यानी कि 90 साल और ये 9 दशक का, 9 डिकेड का जो पूरा समय है, वो समय में हमको एक आइडियोलॉजिकल जो वेरिएशन है वो काफ़ी मात्रा में दिखता है। और नहीं, मैं नहीं मानता हूँ कि विश्व के किसी भी देश में एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस कोई एक फ्रीडम मूवमेंट में हमको देखने को मिलता है। उसकी बात आगे भी हम करेंगे। यहाँ हमको देखते हैं कि 1857 के जो रिवोल्यूशनरीज थे वो एक डिफरेंट आइडियोलॉजी को लेके भारत को मुक्त करवाना चाहते थे। एंड 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 28 दिसंबर 1885 को स्थापित की गई थी, उसकी एक अलग आइडियोलॉजी थी। विदिन द कांग्रेस देयर वर सो मेनी आइडियोलॉजीज, लाइक मॉडरेट फेज ऑफ द कांग्रेसाइट, एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ कांग्रेसी, देन गांधीयन फेज ऑफ आइडियोलॉजी, कांग्रेस की 3 विचारधारा थी। एक मॉडरेट थी जिसमें हम जानते हैं कि बड़े नेता जो गांधी जी के भी पॉलिटिकल मास्टर थे, गोपाल कृष्ण गोखले, देन दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, ये सब मॉडरेट कांग्रेसी थे और उनका भारत को आज़ाद करवाने का एक नजरिया था, एक तरीका था। उसकी अगेंस्ट, उसके खिलाफ में जो आइडियोलॉजी खड़ी हुई थी, खास तौर से बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, वो लाल बाल और पाल, लाला लाजपत राय, बालकृष्ण गोपाल, विपिन चंद्र पाल, ये सब जो एक्सट्रीमिस्ट जो कांग्रेसी थे, उन्होंने एक डिफरेंट तरीके से भारत को आज़ाद करने का सपना उन्होंने देखा था। और गांधीयंस, जो गांधीयन एरा हम बोलते हैं 1920 से लेकर 1947 तक, तो एक गांधीयन एक डोमिनेंस करते हैं इंडियन फ्रीडम मूवमेंट पर। तो ये 3 तरह की आइडियोलॉजी सिर्फ कांग्रेस में हमको मिलती है। देन एक रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी जो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, श्यामजी कृष्ण वर्मा, वीर सावरकर, ये सब जो आते हैं, सिर जावे तो जावे पर आज़ादी करावे, सिर जावे तो जावे पर आज़ादी करावे, मीन्स डू और डाई का पूरा जो तरीका था इन रेवोल्यूशनरी का था। उसमें कम्युनिस्ट एलिमेंट भी आता है, खासतौर से 1942 के जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुई, उससे पहले कुछ समाजवादी जो रुझान है वो भी इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में हमको देखने को मिलता है। तो ऐसे काफ़ी मात्रा में एक मल्टी डायमेंशनल एक आइडियोलॉजी वो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के पीछे कार्यरत थी। तो ये मुझे लगता है कि दैट वाज द फर्स्ट यूनिकनेस ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, जो विश्व के बहुत कम देशों में ये सब बातें देखने को मिलती है। दूसरी सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट वाज अ मास मूवमेंट।
It was not not for a limited class, limited religion, limited caste. इनके लिए भारत की आज़ादी नहीं थी। यहाँ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में देखो तो मास मूवमेंट, हम अभी हिस्ट्री वाले कहते हैं कि 1945-47 में इंडिया की आबादी, उसका पॉपुलेशन करीब करीब 45 करोड़ के आजू बाजू थे, और 45 करोड़ की आबादी वाला देश, पॉपुलेशन वाला देश, वहाँ मास मूवमेंट चलाने मुझे नहीं लगता है कोई चमत्कार से कम बात थी। फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड कच्छ टू कलकत्ता, ये पूरा, और आज़ादी से पहले तो बांग्लादेश और यहाँ कराची तक पूरा जोड़ लो तो वो पूरा जो इलाका था, और वहाँ ऐसी एक मास मूवमेंट, ट्रूथ एंड हार्मनी एंड नॉन वायलेंस, उसके बेस पे चलाने वो कोई क्रांति, कोई एक चमत्कार, एक देवी चमत्कार से कम बात नहीं थी। तो ये लगता है हमने एक हासिल किया था, एक मास मूवमेंट कैसा बनता है, एक मास मूवमेंट क्या हो सकती है। दिस इज इंडियन फ्रीडम मूवमेंट इज द बेस्ट एग्जांपल इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन वर्ल्ड। विश्व के देशों में ये मास मूवमेंट के संदर्भ में इंडियन फ्रीडम मूवमेंट एक यूनिक उदाहरण है, जिसमें रिलीजन का सहारा लिया जाता है, जिसमें कास्ट फेडरेशन का सहारा लिया जाता है, वहाँ क्लास की मदद ली जाती है, और ये सब एक दरी में एक मुद्दे पर सब चलने वाले, ये रिलीजन की बात हो, कास्ट की बात हो, क्लास की बात हो, तो एक दरी पे चलने वाले ये सब एक पॉइंट थे। ये मुझे लगता है कि इंडियन फ्रीडम मूवमेंट की एक मास मूवमेंट और रिलीजन, कास्ट और क्लास से बियॉन्ड जाके नेशन के बारे में सोचना, ये इंडियन फ्रीडम मूवमेंट की एक दूसरी विशेषता, यानी कि उसकी एक यूनिकनेस थी। देन नॉन वायलेंस, हम जानते हैं कि इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, उसके जितने भी आप डॉक्ट्रिन्स, उसके जो भी आप विशेषताओं गिनाओ, उसमें सबसे ऊपर उठ के आने वाली कोई विशेषता मुझे लगती है वो नॉन वायलेंस, जो विश्व के किसी भी देशों में हमको देखने को नहीं मिलती है। आप अमेरिका का पूरा स्वतंत्रता का युद्ध देख लो, आप रशिया की बात कर लो, इंग्लैंड की बात कर लो, जर्मनी, इटाली, इंडोनेशिया, और हमारे बाद जो लोग आज़ाद हुए उनका आप इतिहास देख लो, तो नॉन वायलेंस की स्ट्रिक्टनेस, यानी कि नॉन वायलेंस की अहिंसा की जो चुस्तता, उसके बारे में जितनी तकेदारी या जितनी एक वो भारत के फ्रीडम मूवमेंट में जो देखने को मिलती है, वो विश्व के किसी भी देश में देखने को नहीं मिलती है। मुझे यहाँ याद आता है महात्मा गांधी का एक विधान। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जरूर पड़ने पर गंगा नदी जितना खून बहा दूंगा। हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जरूर पड़ने पर गंगा नदी जितना खून बहा दूंगा, पर एक भी अंग्रेज की जान मैं जोखिम में नहीं डालूंगा। मुझे लगता है इससे बड़ा कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकता, और उन्होंने ये चरितार्थ करने का पूरा प्रयत्न किया था। वी ऑल नो व्हेन 1922 जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उसके क्लाइमेक्स पे थी, और तब जाके यूपी के चोरा चोरी में एक घटना हुई थी, जहाँ 22 पुलिस वालों को एक कमरे में बंद करके लोगों ने उनको जला दिया था। इमीडिएटली गांधी स्टॉप द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उन्होंने वो उसको पूरा बंद कर दिया, और किया था कि भाई ऐसी जो एक वायलेंस वाली जो बात कोई देश करता होगा, कोई लोग करते होंगे, तो मैं उसको टॉलरेट नहीं करूंगा, और ये मेरी अपनी फेलियर समझूंगा। तो ये भारतीय जो फ्रीडम मूवमेंट की एक नॉन वायलेंस एक बहुत बड़ी बात है। एक हमको जिसको हम नज़र के समक्ष उसको हटा नहीं सकते, ऐसी एक बात थी नॉन वायलेंस, यानी कि अहिंसा। देन एक जो मुद्दा था वो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट की एक विशेषता के संदर्भ में, वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो लीडरशिप क्रिएट की थी, फ्रॉम 1857 से लेके आपको 1947, ये 90 साल 9 दशक, ये जो पूरा टेन्योर था, वो टेन्योर में जो लीडरशिप इंडिया में जो क्रिएट हुई, मुझे नहीं लगता है कि इतिहास के किसी भी पीरियड में इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी नेशनलिस्ट लीडरशिप हिंदुस्तान में तैयार थी होगी।
1857 का पूरा समय ले लो, 2-3,000 4,000 साल पुराना जितना भी भारत का इतिहास है, उस समय में जितनी लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, नेशनलिस्ट लीडरशिप तैयार नहीं हुई थी, इतनी लीडरशिप यहाँ यानी कि 1857 से लेके 1947 तक के 90 साल के इतिहास में हिंदुस्तान में तैयार हुई थी। मीन्स ये पूरी बात जो है वो लीडरशिप में हमको देखने को मिलती है, और लीडरशिप को ऐसे कैटेगराइज किया था। आज की तरह नहीं था कि तुम शहर में जाओ, तुम गांव में जाओ और मैं शहर में जाऊँगा। फ्रॉम गांधी, सरदार, नेहरू से लेके सेकेंड कैटेगरी के लीडर, बाद में उसके नीचे के लीडर, बाद में ग्रास रूट वर्कर, ये सब जो लोग मिलकर एक पूरा जो पिरामिड बनाया था, वो पिरामिड लीडरशिप का मुझे लगता है कि विश्व के फ्रीडम मूवमेंट के इतिहास में कहीं और जगह पे हमको नहीं मिलता है। उसकी काफ़ी ऐसी विशेषता मैंने दर्ज की है, पर हमारे पास समय जो है पूरा 1.5 घंटे का है, और आयोजकों के द्वारा मुझे बताया गया है कि सर आप 1 घंटे से सवा घंटे तक आप लेक्चर देना, और बाद में 15-20 मिनट का जो समय है डिस्कशन के लिए हम रखेंगे। तो 15-20 मिनट हम डिस्कशन के लिए छोड़ देंगे। अभी 3:15 हुआ है तो मुझे 1 घंटा बोलना है, बाद में 15 मिनट आपके लिए रहेंगे, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन रेज करना हो, कुछ मुझे मेरी फर्ज दिखाने हो, या मुझे कुछ कहना हो कि सर आपको ये नहीं ये बोलना था, आपको ये नहीं ये करना था, आप में ये लिमिटेशन दी, तो इसके लिए हम 15 मिनट का हिस्सा ये लेक्चर के बाद हम रखेंगे 3:15 के बाद। एक अंतिम मुद्दा है कि इंडियन फ्रीडम मूवमेंट की एक यूनिकनेस, जिसमें गांधी वॉज ए पोजिशनलेस लीडर। ये मैं गंभीरता से पूरा विधान में कर रहा हूँ कि गांधी ऑलवेज उसको राष्ट्रपिता का जो फादर ऑफ नेशन वो तो हमने बाद में दिया, पर ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट एंड जब हमने आज़ादी जब प्राप्त की तो गांधी वो किसी पोजीशन के वो नहीं थे। और एक दाखला है, मैं मानता हूँ कि विश्व के पूरे इतिहास में ऐसा लीडर आपको कहीं नहीं मिलेगा जो अपने देश को करीब 25-30 साल तक वो लीडरशिप देता रहता है, वो देश को एक सूत्र में बांधता है और देश को लेकर वो आज़ादी प्राप्ति तक अपना काम करता रहता है। पर जब आज़ादी आती है तो वो आदमी कोई भी पोजीशन के लिए अपने आप को काबिल नहीं समझता है। ये बात मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप एक दाखला लो अमेरिका का, तो अमेरिका में जब 1776 वहाँ रिवॉल्यूशन हुई, तो वो रिवॉल्यूशन में उसको लीड करने वाला जो लीडर था वो था जॉर्ज वॉशिंगटन, जो आज अमेरिका का राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो वो जैसी वो लीडर पूरी एक रेवोल्यूशन खत्म हुई तो इमीडिएटली ही बिकम ए प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट। जैसी क्रांति खत्म होती है और वो प्रेसिडेंट बनता है। रसिया में देखो तो रसिया को जो लीडरशिप देने वाला जो लीडर था वो लेनिन था, हम सब जानते हैं। कम्युनिस्ट पूरी रिवॉल्यूशन हुई थी, तो जैसे ही रिवॉल्यूशन खत्म होती है तो वहाँ वो लेनिन वो रसिया का प्रथम प्रमुख बनता है। ऐसे ही आप देख लो वियतनाम में हो ची मिन हो, या सुकर्णो है इंडोनेशिया में, या हमारा पड़ोसी देश चाइना है वहाँ माओ सेतुंग को देख लो। तो ये सब जो लीडर है वो लीडर्स ने अपने देश को आज़ादी करने का, आज़ाद कराने का उन्होंने प्रयत्न किया और सफल भी हुआ। और जस्ट आफ्टर द फ्रीडम ऑफ देयर कंट्री ही बिकम द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द कंट्री। उनके जो देश की सर्वोपरि जो पोजीशन थी वो पोजीशन में ये लीडर अपने आप को रख देते। यहाँ गांधी नहीं है। और जब 47 में आज़ादी हुई तो हम चाहते हैं कि विशाखन हुआ, डिवीजन हुआ इंडिया का, इंडिया और पाकिस्तान का, और वो डिवीजन के तौर पर एक कम्युनल वायलेंस जो हिंदुस्तान ने कभी नहीं देखा था, ऐसे कम्युनल वायलेंस हिंदुस्तान में हुए। तब गांधी नोआखली में बिहार में जाके वो कम्युनल राइट वाला जो पूरा एरिया था वो एरिया में वो अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, कम्युनल हार्मनी कैसे एस्टैब्लिश हो सकती है, उसके लिए गांधी प्रयास रखा। मीन्स ऐसा जो उदाहरण, ऐसा दाखला, ऐसी यूनिकनेस विश्व के लीडरशिप के इतिहास में आपको कहीं नहीं मिली, और गांधी की थी। तो ये कुछ पॉइंट्स मुझे मेरे पहले पॉइंट के संदर्भ में कहने थे कि व्हाट वाज द यूनिकनेस ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट्स इन वर्ल्ड। विश्व के फ्रीडम मूवमेंट के इतिहास में
ये सब कैसी यूनिकनेस था, तो ये भारत की यूनिकनेस है, वो इंडिया की यूनिकनेस है कि ऐसी इंफॉर्मेशन, सॉरी ऐसी पूरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स या ऐसी यूनिकनेस विश्व के इतिहास में आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो ये मेरा पहला पॉइंट था। अब दूसरा जो पॉइंट है, मैं जानता हूँ कि यहाँ जो ये रिफ्रेशर कोर्स में जो बैठे हुए जब पार्टिसिपेंट्स जो टीचर्स है वो सब हिस्ट्री से नहीं होंगे, और अभी हम ऑनलाइन जब बात कर रहे हैं तो सभी को बारी बारी पूछ भी नहीं सकते कि भैया आप कौन से सब्जेक्ट से हो, बहन जी आप कौन से सब्जेक्ट से हो, वो हमारी लिमिटेशंस भी है। पर मैं जब व्हेन वी स्टडीड अबाउट द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, तो मैंने अभी बताया कि ये पूरा हिस्ट्री से रिलेटेड, और हिस्ट्री ये पूरा डोमिनेट करता है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट पे। हम समझते हैं कि इट इज मोनोपोली ऑफ हिस्ट्री, और हिस्ट्री के साथ और जो सब्जेक्ट के लोग हैं, और खास तौर से जब ये 75 साल ये आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, वी आर सेलिब्रेटिंग द इंडिया आज़ादी का अमृत महोत्सव, तब और सब्जेक्ट बियॉन्ड हिस्ट्री लोग क्या क्या उस पर काम कर सकते हैं और किस तरह से काम कर सकते हैं, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट से लेके वो क्या रिसर्च कर सकते हैं, उसकी बात मुझे एज ए सीनियर प्रोफेसर मुझे थोड़ी करनी पड़ेगी। हम जानते हैं कि यहाँ शायद इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट या पार्टिसिपेंट या टीचर्स बैठे होंगे, तो उनके लिए ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, और इकोनॉमिक एंगल से आप कैसे इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को देख सकते हो। और काफ़ी लोगों ने काम किया है, आज हिस्ट्री में तो काफ़ी ब्रांचेस भी है, लाइक पॉलिटिकल हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री, कल्चरल हिस्ट्री, मिलिट्री हिस्ट्री, ऐसी काफ़ी शाखा या ब्रांचेस हिस्ट्री में है। इसमें एक जो वर्ग है वो इकोनॉमिक हिस्टोरियंस या इकोनॉमिक हिस्ट्री का वर्ग है, और वो भारत का जो पूरा इतिहास है वो हिस्ट्री को इकोनॉमिक एंगल से देखने का पूरा प्रयास करता है। ऐसे भी एडम स्मिथ, I think he was a French economist during the revolution of France in end of the 18th century, and he wrote a book Wealth of Nation, और उन्होंने कहा था कि मनुष्य की महत्तम जो प्रवृत्तियां है वो प्रवृत्तियां स्वहित के लिए होती है, मीन्स फॉर ऑल। मनुष्य की जो प्रवृत्ति होती है वो अपने आप के लिए होती है, और अपने आप में भी होने वाली जो प्रवृत्तियां होती है, एक्टिविटीज, उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो प्रायोर पर होती है, वो टॉप पे रहती है। मनुष्य अपनी सारी प्रवृत्तियां अपने आप के लिए करता है, और इसमें भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है वो उसको ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो आदम स्मिथ ये कहते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी वो मनुष्य की एक मेजर एक्टिविटी होने की वजह से हिस्ट्री का स्टडी, उसका जो संशोधन होता है उसमें भी ये इम्पोर्टेंट है कि आप इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक हिस्ट्री को आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए, आपको ज़्यादा महत्व देना चाहिए। वो आदम स्मिथ ने अपनी वेल्थ ऑफ नेशंस नाम की किताब में उन्होंने ये बात कही थी। और हिस्ट्री में भी काफ़ी, खास तौर से कार्ल मार्क्स की जो इम्पैक्ट वाले जो हिस्टोरियंस है, जो मार्क्सवादी या कम्युनिस्ट एंगल वाले जो हिस्टोरियंस है, वो हिस्टोरियंस ये बात को ज़्यादा पकड़ के रखते हैं, और उनकी पूरी जो एक जो विचारणा होती है, उनकी जो पूरी शोध प्रवृत्ति होती है, उनका जो रिसर्च का एरिया जो होता है, उसमें इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज होती है उसको खास फोकस करके इकोनॉमिक एलिमेंट इन द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को ढूंढने का पूरा प्रयत्न करते हैं। इसमें काफ़ी लोग हैं, मैं कुछ नाम आपके साथ साझा करता हूँ। इसमें रजनीकांत दास, he was a communist leader, he wrote a book in 1940 namely इंडिया टुडे, उसका हिंदी अनुवाद हुआ है आज का भारत। तो इंडिया टुडे वो नाम की किताब 1940 उसको बैन किया गया था, और वो किताब में उन्होंने मार्क्सिस्ट एंगल से और पर्टिकुलर इकोनॉमिक एंगल से इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को देखने का प्रयत्न किया। अभी भारत आज़ाद नहीं हुआ है, वो ये बात लिखते हैं उसके 7 साल पहले, और उनका जो एंगल, उनका जो पूरा रवैया है वो रवैया इकोनॉमिक था। बाद में तो ओवर पीरियड टाइम सो मेनी मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन स्टडीज एंड रिसर्च इन इकोनॉमिक आइडियोलॉजी और मार्क्सिस्ट एंगल से वो लिखने का पूरा प्रयत्न कर रहा है। और उसमें एक बेस्ट नाम, एक सर्वोपरि नाम, एक टॉप नाम जो हमारे सामने आता है वो है प्रोफेसर बिपिन चंद्र।
वो जो प्रोफेसर एट जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड चेयरपर्सन ऑफ जेएनयू, और उन्होंने एक किताब लिखी थी 1964 में, राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया मीन्स इकोनॉमिक नेशनलिज्म वो पॉलिटिकल नेशनलिज्म की पहले का पूरा एक स्टेज है। ऐसे किसी भी देश में आप देखो तो उसके नेशनलिज्म के कुछ लेयर्स होते हैं। ये पॉलिटिकल जो नेशनलिज्म होता है वो बाद में आता है, सबसे लास्ट में आता है। सबसे पहले हमारा जो नेशनलिज्म होता है वो नेशनलिज्म लिटरेरी लेवल से, लिटरेरी स्वरूप में, लिटरेरी एंगल से वो आता है। और लिटरेरी एंगल में जो आता है इसमें इकोनॉमिक एंगल से ज़्यादा आता है, और ध्यान उसके फेजेस आते हैं, और बाद में पॉलिटिकल जो नेशनलिज्म वो तो बाद में आता है। तो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में आप ये देखोगे तो ये पूरे आपको साफ तरीके से आपको दिखेगा कि इंडियन फ्रीडम मूवमेंट फर्स्ट इज सॉन इन द लिटरेरी फॉर्म, लाइक ड्रामा, पोएट्री, नॉवेल, शॉर्ट स्टोरीज, ये सब में आते हैं। और बाद में वो पूरा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कैसे ये लोग करते थे ब्रिटिश, वो सब बातें इसमें दिखाई जाती है। और बाद में उसके एंगल पे, उसके कंधे पर सवार होकर ये पॉलिटिकल नेशनलिज्म आते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट बात उसके संदर्भ में है। तो प्रोफेसर बिपिन चंद्र ने राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, ये किताब का हिंदी भी हुआ है, तो इसमें ये बात सब दिखाने का प्रयत्न किया है। और बाद में एक इकोनॉमिक एंगल से भारत को जो ब्रिटिश शासन है उसको देखने का पूरा प्रयास यहाँ भी हो रहा था। इसमें एक बहुत बड़ा नाम दादा भाई नौरोजी, हमारे गुजराती पारसी थे, उनका था। तो दादा भाई नौरोजी रोट ए बुक, उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम से पूरी किताब लिखी। रिपीटेड, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसमें उन्होंने मेंशन द थियरी ऑफ ड्रेन, यानी कि ड्रेन थियरी का पूरा सिद्धांत उन्होंने रखा था कि कैसे ब्रिटिश हिंदुस्तान का शोषण करता था डिफरेंट तरीके से, और कैसे गंगा और यमुना नदी से धन यानी कि वेल्थ हमारा बहता बहता अटलांटिक और पैसिफिक महासागर से होकर टेम्स नदी के किनारे कैसे जाके गिरता था, ये पूरा दिखाने का प्रयत्न दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया और इसमें ड्रेन थियरी का सिद्धांत देके उन्होंने पूरा दिखाने का प्रयत्न किया था। मीन्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि इकोनॉमिक्स के जो प्रोफेसर है, इकोनॉमिक्स के जो शोधार्थी है, वो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को इस तरह से देखने का पूरा प्रयत्न कर सकते हैं। और बाद में भी मान लो 1857 से आप हिस्ट्री के कोई भी एक इंसिडेंट ले लो, तो इंसिडेंट पे आपको इकोनॉमिक एलिमेंट 100% आपको मिलेगा। हिंदुस्तान की फ्रीडम मूवमेंट के इतिहास में एक भी आंदोलन ऐसा नहीं है कि वहाँ इकोनॉमिक एलिमेंट आपको देखने को न मिलता हो। वो 1857 आप ले लो, आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ले लो, आप पूरा ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ले लो, या 1947 का ये आप क्विट इंडिया मूवमेंट ले लो, ये सब में इकोनॉमिक एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से अभी समय के अभाव में हम बात नहीं करते, वरना हमारा भी मन भावन टॉपिक रहा इकोनॉमिक हिस्ट्री, तो हम बात कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि इतनी चर्चा सफिशिएंट है, बाकी आपको छोड़ता हूँ मैं। दूसरे आपके बीच में शायद सोशियोलॉजी के पार्टिसिपेंट्स या प्रोफेसर मित्र होंगे, तो उनके लिए भी ये इंडियन फ्रीडम मूवमेंट एक रसप्रद एंड वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड ऑफ रिसर्च हो सकता है। तो उसके सिलसिले में हम कहना चाहूँगा, एक अक्षय कुमार देसाई, शायद आप सब ने नाम सुना होगा उनका, एक गुजराती सोशियोलॉजिस्ट थे, ये उनको एक सोशल हिस्टोरियन भी बोल सकते हैं हम, बड़ौदा में एमएस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। तो उन्होंने सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, रिपीटेड, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म नाम से किताब उन्होंने लिखी थी। आई थिंक राउंड अबाउट 1971 में उन्होंने किताब लिखी थी, एंड दिस बुक ट्रांसलेटेड इनटू 9 लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। भारत की 9 भाषा में उसका अनुवाद हुआ है। उसका गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, बंगाली, पंजाबी ऐसे, और लास्ट में मलयालम में उसका ट्रांसलेशन हुआ है। मीन्स यू कैन सी द पॉपुलरिटी ऑफ दिस बुक। अक्षय कुमार देसाई काफ़ी दुर्बोध और इन डेप्थ रिसर्चर, उनकी जैसा जो रिसर्च करने वाले हैं
और वो भी मार्क्सिस्ट एंगल से हिस्ट्री लिखते थे, सोशियोलॉजी में रिसर्च करते थे। तो इस तरह से यहाँ पॉसिबिलिटी ये है कि सोशल एंगल से या समाजशास्त्रीय जो अभिगम से आप इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को करना चाहते हो। मैं इसलिए ये बात करना चाहता हूँ कि यहाँ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट और पर्टिकुलरली वी टॉक अबाउट द टाइम ऑफ 1920 टू 1947। तो ये पूरा जब 25-27 साल में जब गांधी, सरदार और नेहरू डोमिनेंस करते हैं इंडिया को, तो ये पूरा डोमिनेंस का पूरा जो समय है, उस समय में ये वाली जो बात है, एक कास्ट वाली जो बात है, रिलीजन वाली बात है, या जेंडर वाली जो बात है, वो जेंडर वाली बात इट इज डायरेक्ट कनेक्टेड विद द सोशियोलॉजी। अब यही कास्ट सिस्टम है, यही रिलीजन वाली बात है, यही जेंडर बायसिस या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाली जो बात है, वो आप गांधी से पहले देख लो, पर्टिकुलर 19th सेंचुरी में। तो 19th सेंचुरी में यही कास्ट, यही जेंडर, यही रिलीजन वाला जो मसला है, वो मसले को सॉल्व करने में हमारी एक पीढ़ी चली गई पूरी। आप राजा राम मोहन राय देख लो, आप दयानंद सरस्वती, आप प्रार्थना समाज की एक्टिविटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, इवन रामकृष्ण मिशन, ये सब ने ये जो पूरा इश्यू था उसको एक सरफेस पर लाने में लिए एक पूरा एक सही का एक सदी पूरी उसमें चली गई। अब जब गांधी आते हैं तब तक ये पूरा जो मसला था इतना शांत नहीं हुआ था, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पूरा नहीं हो गया था, और रिलीजन सब सर्वधर्म संभाव वाली या सेकुलरिज्म वाली बात नहीं थी, कास्ट के जो डिस्क्रिमिनेशन इतने ही थे। फिर भी खास तौर से मैं यह जिक्र करना चाहूंगा सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ये यही कास्ट सिस्टम थी, तो कास्ट सिस्टम जो डिगोटरी थी, डिगोटरी नहीं, हम एक नकारात्मक, एक नेगेटिव इंस्टीट्यूट के रूप में हम उसको देखते थे। यही पूरी जो एक कास्ट सिस्टम थी, वो कास्ट सिस्टम को कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में, नेशन बिल्डिंग में उसका उपयोग कैसे किया जाए, वो मुझे लगता है कि सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल से अलावा आपको कोई और नहीं सिखा सकता है। और यही कास्ट सिस्टम थी, वो कास्ट सिस्टम को नेशन बिल्डिंग में कैसे उपयोग में लिया जाता है, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में उसका कैसे उपयोग किया जाता है, वो सरदार पटेल ने किया था। हम तो हिस्ट्री के स्टूडेंट ठहरे, तो हम देखते हैं फ्रॉम 1920 से लेके 47 तक ये पूरे गुजरात में आप देख लो, सो मेनी कास्ट, उनके फेडरेशन बने थे। या राजपूतों का हो, ब्राह्मणों का हो, बलियों का हो, प्रजापति का हो, इवन सेफर्ड का हो, इवन आदिवासी और दलितों के फेडरेशन भी यहाँ बने थे। और ये जो फेडरेशन थे, वो फेडरेशन 19th सेंचुरी के वो जो स्थिति चुस्त, वो स्टेटस क्यू वाले जो पूरे जो फेडरेशन थे, वो फेडरेशन से ये डिफरेंट थे। और उन्होंने उसका एक रचनात्मक प्रवृत्ति में, नेशन बिल्डिंग में, राष्ट्र निर्माण में उसका कैसे उपयोग किया जाता है, उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल मुझे लगता है कि वहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। और सोशियोलॉजिस्ट, हमारे जो सोशियोलॉजी के जो मित्र बैठे हैं, प्रोफेसर सुधार्थी, उनके लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, एंड पर्टिकुलर द ओकेजन ऑफ द आज़ादी का अमृत महोत्सव, आपको इस हिसाब के थोड़ा एक रिसर्च इसमें करना चाहिए। ये सोशियोलॉजी वाली बात है। नाउ वी कम ऑन द पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि सोशियोलॉजी में एक अहम हिस्सा पॉलिटिकल साइंस का भी होता है, सोशल साइंस इसमें। तो पॉलिटिकल साइंस खासतौर से एक लीडरशिप है, मास मूवमेंट और कुछ बातें उनकी हो सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, वो सब पे उनका रिसर्च रहता है। तो लीडरशिप और मास मूवमेंट के संदर्भ में ये पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट है उनके लिए ये पूरी मूवमेंट एक उदाहरण रूप है। एक मास मूवमेंट कैसे खड़ी कर सकती है, उसको कैसे चलाया जाता है, उसे कैसे सक्सेस किया जाता है, इसमें लीडरशिप क्या क्या रोल रहता है, ये सब मुझे लगता है कि इसमें ये इंडियन फ्रीडम मूवमेंट एक यूनिक मूवमेंट है। और सोशियोलॉजी के जो ये पूरे जो सुधार्थी है, ये जो रिसर्चर है, उनके लिए इस एंगल से ये पूरा काम करने का अभी काफ़ी अवकाश है। मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स के जो पूरे एक सुधार्थी, रिसर्चर या सोशियोलॉजी वालों ने काफ़ी काम किया है, पर पॉलिटिकल साइंस, एंगल ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, ये इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को अभी जिस तरह से देखना चाहिए और देखा जाना चाहिए, मुझे नहीं लगता है कि ये काम इतना अभी तक हुआ है।
बाद में लिटरेचर की बात आती है तो वो बात मैंने अब कही थी कि लिटरेचर भी एक इम्पोर्टेंट एक पहलू है नेशनलिज्म के उसमें, और एक मास मूवमेंट को चलाने में भी एक लिटरेचर का एक अपना योगदान होता है, भाषा के माध्यम से, एक सॉन्ग्स के माध्यम से। तो वो एक अलग मुद्दा है, पर सोशल साइंस के पेरिफेरी में नहीं आता है, तो उसके लिए मैं छोड़ता हूँ। यहाँ भी मैनेजमेंट के छात्र या कुछ प्रोफेसर हो सकते हैं, तो मैनेजमेंट के संदर्भ में भी एक इंडियन फ्रीडम मूवमेंट एक शोध का एक बहुत महत्वपूर्ण एक पहलू है, एक बड़ा एक पॉइंट है। मैंने आगे भी बताया कि 1947 में हमारी जो पूरी पॉपुलेशन थी, इंडियन पॉपुलेशन, इट वाज अराउंड अबाउट 45 करोड़। तो 45 करोड़ के देश में और इतना जोग्राफिकल एरिया, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, और उसमें एक मास मूवमेंट कैसे चलाती, तो उसको मैनेजमेंट की रवैये से उसको देखा जाना चाहिए। इस मैनेजमेंट आज की आपकी कंपनी के फलाना टीम का वो बात तो सब है, पर पास्ट में एक बड़ा एक आंदोलन, और आंदोलन कैसे खड़ा किया और कैसे रन किया गया, और पूरे देश को कैसे टच किया, कनेक्ट किया, उसको कैसे यूनिफाई किया, उसकी यूनिटी कैसे क्रिएट की। तो इस हिसाब से मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लायक ये पूरा आंदोलन है। मैनेजमेंट के रवैये से एक और बात भी देखने लायक है कि गांधी ही एस्टैब्लिश सो मेनी आश्रम्स। वो आश्रम का कंसेप्ट उन्होंने पूरा वेद और पुराणों से उन्होंने लिया था, और उसको एक नए तरीके से प्रेजेंट सर्कमटेंसेस से, प्रेजेंट रेलेवेंस से उसको हिंदुस्तान के सामने रखने का प्रयत्न किया था। एंड ही एस्टैब्लिश फर्स्ट आश्रम इन कोचरब अहमदाबाद, एंड देन हरिजन आश्रम अहमदाबाद। बहुत बाद में तो सो मेनी आश्रम वहाँ पूरे गुजरात में, हिंदुस्तान में उन्होंने एस्टैब्लिश किया था। तो वो आश्रम का पूरा जो व्यवस्थापन था, उसका जो पूरा मैनेजमेंट था, और एक गांधीयन आइडियोलॉजी के साथ उनका जो लिंकेज था, वो लिंकेज मुझे लगता है कि मैनेजमेंट के जो पूरे स्टूडेंट, सुधारती, प्रोफेसर से, उनको ये बात पकड़ने की जरूरत है। वो आश्रम का एक अपना एक मैनेजर एक स्किल होती थी, उनकी एक पूरा एक मैनेजमेंट होता है। सुबह में उठने से लेके शाम रात को सोने तक, और पूरे दिन की उनकी जो रूटीन जो होता था, वो रूटीन एक देखने लायक है। और मुझे नहीं लगता है कि मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट, सुधारती, प्रोफेसर ये काम जितना अच्छे से कर सके, ऐसे इतना स्टूडेंट्स कर सकते हैं। तो इस हिसाब से भी मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को ये देखना चाहिए। अंत में जर्नलिज्म में भी आई होप कि आप में कुछ जर्नलिज्म के भी प्रोफेसर, स्टूडेंट्स हो सकते हैं। एक अकबर इलाहाबादी एक बड़े जर्नलिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि खींचो न कमानों को, खींचो न कमानों को, न बंदूक चलाओ, खींचो न कमानों को, न बंदूक चलाओ, जब तोप मुकाबिल हो तब अखबार निकालो। खींचो न कमानों को, न बंदूक चलाओ, जब तोप मुकाबिल हो तब अखबार निकालो। मीन्स आपको कमान यानी तलवार निकालने की जरूरत नहीं है, बंदूक चलाने की जरूरत नहीं है, तोप फोड़ने की जरूरत नहीं है। ये सब जब नाकाम होते हैं, तब आपको एक ही काम करना है, और वो करना है आपको ये निकालना है, अखबार निकालना है। मीन्स ये पूरा जो कवि है, तो कवि इसकी तारीफ करता है कि अखबार की जो शक्ति, पावर ऑफ द मीडिया, वो क्या हो सकता है, वो दिखाने का पूरा जो प्रयास है, वो प्रयास यहाँ जर्नलिज्म के माध्यम से किया गया। और सो मेनी जो लीडर्स, उनका अपना पूरा जो ये पीरियोडिकल्स, उनका जो जर्नल्स, उनके जो डेली, उनका जो वीकली, वो सब निकालते रहते थे। सिर्फ महात्मा गांधी ने 4 अखबार निकाले थे। हम जानते थे कि टेलीफोन नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वेरी लेस, बहुत कम थे। तब एक बहुत बड़ा जो माध्यम था लोगों के साथ कनेक्ट होने में, वो था अखबार। और अखबार यानी कि ये पीरियोडिकल, वो वीकली भी हो सकता है, वो मंथली भी हो सकता है, तो वो गांधी ने निकाला था। उन्होंने 4 अखबार निकाला। ये गुजराती में वो नवजीवन चलाते थे, बाद में हरिजन बंधु नाम का एक मैगजीन वो निकालते थे, यंग इंडिया वो अंग्रेजी में निकालते थे, और इंडियन ओपिनियन जो वो साउथ अफ्रीका से निकालते थे। तो 4 पीरियोडिकल महात्मा गांधी, मेरे ख्याल से चारों वीकली थे, और वो ऐसे चलाते थे, और अपने जो आइडियाज थे, वो आइडिया लोगों तक पहुंचाने का काम ये पीरियोडिकल्स के माध्यम से वो करते थे।
और मैं आपको यहाँ कहना चाहूँगा कि गुजरात में और भारत में काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी है, ऑटोबायोग्राफी लिखी है, अपने मेमोइर्स लिखे हैं। उन्होंने खास तौर से एक बात बताई है कि मेरा जीवन जो परिवर्तित हुआ, चेंज इन माई लाइफ, दैट वाज द बिगेस्ट रोल ऑफ जर्नलिज्म ऑफ महात्मा गांधी। कि उनका नवजीवन मैंने पढ़ा, उनका हरिजन बंधु मैंने पढ़ा, इंडियन ओपिनियन से मैंने आइडिया लिया, इंडियन और ये जो अंग्रेजी वाला उनका जो अखबार था वो अखबार से मैं इंस्पायर हुआ। ऐसे काफ़ी लोगों ने जो गांधी का जो पूरा एक पत्रकारित्व का जो रोल था, पत्रकार गांधी का जो रोल था, वो उन्होंने स्वीकारा था। मीन्स इस तरह से आप मित्रों देख सकते हो कि ये बात हिस्ट्री की है। इंडियन फ्रीडम मूवमेंट हमारा मोनोपोली है, हमारा इजारा है इस पे, पर सिर्फ हिस्टोरियंस का इजारा नहीं है। हिस्ट्री के अलावा इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, सारे जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अपना अपना कंट्रीब्यूशन इसमें दे सकते हैं। और मेरी खास तौर से आपको रिक्वेस्ट है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो आपको कुछ कंट्रीब्यूशन अपने सब्जेक्ट के हिसाब से इसमें रिसर्च के क्षेत्र में, राइटिंग के क्षेत्र में आपको देना चाहिए। Now let's for third point of my lecture, that is Indian freedom movement from 1857 to 1947. ऐसे मैंने आगे बताया कि ये पूरा टेन्योर वो 90 इयर्स यानी कि 9 डिकेड, 9 दशक का पूरा समय था। वो 1857 से शुरू हुआ और 1947 में खत्म हुआ। एक समय था कि जब इंडियन हिस्ट्री को एक डिफरेंट तरीके से लिखा जाता था, उसकी रिसर्च कुछ तरीके से की जाती थी। तब 1857 को इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का हिस्सा नहीं माना जाता था। उसकी वजह यह थी कि कुछ लोग उसको रिवोल्ट करते थे, कुछ उसको विद्रोह करते थे, कुछ उसको अपहीवल करते थे, और कुछ लोग वीर सावरकर जैसे और लाला लजपत राय जैसे लोग उसको रेवोल्यूशन कहते थे। तो मुझे लगता है कि ये जो चर्चा में हिस्टोरियंस और भारतीय लोगों ने काफ़ी समय व्यर्थ किया है, वो व्यर्थ इसलिए किया है कि शायद आपको थोड़ा सा नॉलेज हिस्ट्री के बारे में हो। तो ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। वन, इंडिया अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड सेकेंड पार्ट वाज इंडिया अंडर द ब्रिटिश क्राउन। जो पहला हिस्सा था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा जो शासन था वो शासन एक स्टॉक मार्केट वाली और एक शेयर बाजार में जो पैसे रखने वाले जो लोग थे उसके द्वारा ये पूरी चलाई जाती थी। मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी वाज नॉट ए लीगल गवर्नमेंट इन इंडिया। ये मेरा पहला मुद्दा है। और इसके सामने 1857 में हम हिंदुस्तानियों ने एक संग्राम पूरा खड़ा किया। वो संग्राम हमने खड़ा किया, इसका मतलब ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक लीगल गवर्नमेंट नहीं थी, तो उसको किसी तरह से उसको नहीं देखा जाता। ईस्ट इंडिया कंपनी जब से एस्टैब्लिश हुई थी तो एवरी 20 इयर्स ब्रिटिश क्राउन रिपीट देयर मोनोपोली, ट्रेडिंग मोनोपोली इन इंडिया। हर 20 साल में उसका जो ट्रेड का पूरा जो उसका पट्टा था वो उसको रिन्यू करते थे। मीन्स वो लीगल गवर्नमेंट नहीं थी। तो ये जो मुद्दा है मैं इसलिए कहता हूँ कि नेचर ऑफ द 1857 वो पूरा डिस्प्यूटेड है, और उसकी चर्चा मुझे लगता है कि जितनी कम करे इतनी उसकी कमीज करनी चाहिए। बस फिर भी हमको किसी ने मार्गदर्शन दिया है उसके बारे में, तो वो है श्रीमान आमिर खान। उन्होंने एक पिक्चर 10-15 साल पहले द राइजिंग करके उन्होंने बनाई थी। तो राइजिंग मीन्स क्या होता है, वो सन का राइज होना। तो उन्होंने ये दिखाना प्रयत्न किया था कि इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का जो नेशनलिज्म का जो राइजिंग था वो राइजिंग यहाँ 1857 में हुआ था। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि आज का संदर्भ में और एक वर्ल्ड लेवल पर नेशनलिज्म का पूरा जो कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो रहा था, वो एक कॉन्सेप्ट को हम यहाँ 1857 में हम देख सकते हैं। तो इस तरह से ये बात कर सकते हैं। और बात मुझे कोई बताने की ज़रूरत नहीं कि 1857 वो पूरे हिंदुस्तान में, आज तो इतनी उस पर रिसर्च हो रही है, तो शायद ही हिंदुस्तान का कोई हिस्सा ऐसा होगा
कि जहाँ 1857 का ये पूरा संग्राम न हुआ हुआ। ये हमारे गुजरात की बात करो तो पूरी पूर्व पट्टी के पूरे जो आदिवासी थे, दलित थे, ओखा मंडल के वाघेर लोग, यहाँ भरूच के मुसलमान थे, अहमदाबाद के कुछ बनिए थे, उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ ये पूरा संग्राम उन्होंने किया था। और उसकी जो पूरा इंसिडेंट है उसके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कुछ समझदार हो तो यहाँ आपके हिस्से के लिए मैं छोड़ देता हूँ। बाद में 1857 के बाद 25 साल के बाद 25-27 साल के बाद हिंदुस्तान के इतिहास में हिंदुस्तान का इतिहास करवट बदलता है। वो करवट बदलने के उसमें एक महत्वपूर्ण एक संस्था जिसको INC इंडियन जाता है, वो उसकी स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 के दिन। और मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला उसका एक खंड था। वो खंड में 28 दिसंबर 1885 के दोपहर को 1 बजे ये सब इकट्ठे हुए और पूरे भारत में से 72 लोग हाजिर थे, 72, और वहां से ये पूरा हुआ। और उसकी जो पूरी एक नेशनलिटी और इस संस्था का पूरा एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ, उसका फाउंडेशन कैसा हुआ, इट इज ए बिग डिबेटेबल इश्यू। उसके बारे में काफ़ी डिबेट होती है कि ये संस्था राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से हुई थी या एक सेफ्टी वॉल थी कि जो ब्रिटिशरों के द्वारा स्थापित हुई थी, वो पूरा डिबेटेबल मुद्दा है। और मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूँ कि मैं इसमें जाऊँगा तो हमारा पूरा जो आधा घंटा भी जो बचा है वो पूरा इसमें ख़त्म हो जाएगा, तो मैं उसको टालता हूँ। कभी मौका मिलेगा तो आपके साथ उसके बारे में शेयर करेंगे। ये जो कांग्रेस का जो पूरा एस्टेब्लिश हुआ, उसका फॉर्मेशन हुआ, वहाँ से लेकर 47 तक वो इंडिया को, भारत को स्वतंत्रता दिलाने में एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। मैं पुरानी कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। तो 1885 से 1885 से लेके 1905 तक जो कांग्रेस का एक पूरा ग्रुप था उसको मॉडरेट कांग्रेस ही बोला जाता था। मॉडरेट यानी कि वो लिबरल थे और उनका काम क्या था, उसको अर्जी करना, उसको कंप्लेन करना, कुछ आजीजी करना, कुछ पाए लगना, और हिंदुस्तान के जो पब्लिक लाइफ है वो पब्लिक लाइफ और जो ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो एडमिनिस्ट्रेशन में हिंदुस्तानियों की कुछ हिस्सेदारी बने, इस तक उसका पूरा एक कार्यक्षेत्र पूरा सीमित था। वो एग्रेसिव नहीं थे, वो उग्र रजुआत नहीं कर सकते थे, वो सिंपली अपनी बात रख सकते थे, वो कागज पट्टी करते थे, वहां तक पहुंचाते थे, कुछ मिले तो ठीक है, वरना अपने कुछ काम किया वो एक संतोष लेकर वो लोग बैठे रहते थे। जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले थे, दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता था, दिनसा वांछा थे, ऐसे काफी लोग जो थे वो इनिशिएटिव स्टेज के कांग्रेस में मॉडरेट लीडर्स थे। बाद में 1905 में एक डिफरेंट एक आइडियोलॉजी विद इन द कांग्रेस क्रिएट होती है और वो थी एक्सट्रीमिस्ट, जिसको उद्दामवादी या जहालवादी आइडियोलॉजी बोला जाता है। और वो थे लाल बाल पाल और अरविंद घोष, यानी कि लाला लजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष और बिपिन चंद्र पाल। ये जो 4-5 लोग थे, वो 4-5 लोग अपने जो पुरोगामी जो कांग्रेसी थे उनकी कार्य पद्धति से वो संतोष नहीं थे। वो ऐसे वायलेंस में बिलीव नहीं करते थे, वो हिंसक नहीं थे, पर फिर भी वो ये कहते थे कि हमारी जो पूरी जो रजुआत है ब्रिटिश के सामने, उनका तक जो हमारी जो डिमांड्स है वो पहुंचाने का हमारा जो रवैया है वो रवैया थोड़ा एग्रेसिव होना चाहिए। हम हाथ में हथियार लेके, वेपन लेके नहीं लड़ते, पर हमका उसका जो रवैया है इट शुड बी स्ट्रिक्ट, एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि उनको लगना चाहिए कि वो कहने के लिए या सिर्फ डिमांड नहीं करते, रियली वो कुछ चाहते हैं। तो ये सब वो कर रहा। और इसी मुद्दे पर मॉडरेट और ये एक्सट्रीमिस्ट, उनकी बीच में जो पूरी एक आइडियोलॉजिकल जो डिबेट थी, एक जो लड़ाई पूरी थी, उसका रिजल्ट 1907 में कांग्रेस में स्प्लिट होके आया। फर्स्ट टाइम 1907 जो हमारे गुजरात के सूरत में हुआ था, और वहाँ पूरा एक संघर्ष हुआ था। वो संघर्ष का बयान करना उसका अभी समय नहीं है, और काफ़ी समय उसकी पूरी किताब लिखी है, एक सूरत कांग्रेस, उसके काफ़ी आर्टिकल्स भी हुए थे। वहाँ क्या क्या हुआ था, लोकमान्य तिलक को मारने के लिए किसी ने एक बूट उठाया था, और बूट पूरा साउथ इंडियन था,
और साउथ इंडियन बूट बड़ा होता है, गुजराती में जिसको जोड़ा बोलते हैं, तो उनको मारने का प्रयत्न किया तो उनको लगा नहीं बाल गंगाधर तिलक को, और वो बूट था, वो बूट फिरोज शाह मेहता के गोद में जाके गिरा, और फिरोज शाह मेहता ने वो पूरा जो बूट था वो बूट अपने पास रखा, और मुंबई में जाके अपना जो शोकेस था घर में उसमें उन्होंने दिखाया, वहाँ रखा, और जो भी लोग उनको मिलने के आते थे उनको बताते थे कि देखो देश की सेवा करने का मुझे ये फल मिला है। मीन्स ऐसे काफ़ी जो किस्से हैं वो 1907 की कांग्रेस स्प्लिट के बारे में देखने को मिलता है, पर ये पूरा समय नहीं है कि हम उसके बारे में डिटेल में बात कर सकते हैं। बाद में एक पूरी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट आती है कि सिर जावे तो जावे पर आज़ादी करावे, उसकी पूरी भावना के लेकर आपको महाराष्ट्र में देखो तो चापेकर बंधु थे, वहाँ ये पूरा प्लेग फैला हुआ था, और ख़ास तौर से लोकमान्य तिलक की पूरी जो आइडियोलॉजी थी वो आइडियोलॉजी की प्लिंथ पर ये पूरा ये जो आंदोलन था, एक क्रांतिकारी आंदोलन खड़ा हुआ था। इसी तरह पंजाब में आर्य समाज ने एक आंदोलन पूरा खड़ा किया था, बंगाल में भी एक प्रकार की परिस्थिति है। तो 3 स्टेट इम्पोर्टेंट थे एक रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी में, पंजाब था, बंगाल था, महाराष्ट्र था, और थोड़ा सा हिस्सा बाद में गुजरात का भी रहा, खासतौर से श्यामजी कृष्ण वर्मा, सरदार सिंह राणा, मेडम कामा, ये सब जो क्रांतिकारी गुजरात के थे उन्होंने भी अपना हिस्सा इसमें दिया था। तो वो पूरा रेवोल्यूशनरी जो मूवमेंट था वो भी इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में अपना एक स्थान रखता है। बाद में हम पूरा जो हमारा जो आंदोलन है उसको सरसरी निगाहों से हम देखें तो कौन कौन सी घटना और घटना का एक पूरा एक स्वरूप कैसा था, और उसने ये इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में अपना क्या रोल दिया, वो थोड़ा आपके सामने में सरसरी निगाहों से बताने का प्रयत्न करूंगा। वो 1905 में एक बंगाल डिवीजन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट हुआ, एक बड़ा मूवमेंट है, और बंगाली लोगों के बारे में बताया जाता है कि शक्ति के भक्त बंगाली लोग कभी भी अनजस्टिस को वो टॉलरेट नहीं कर सकते, और जब भी ऐसी बात कुछ होती है तो सबसे पहले विद्रोह करने वाले बंगाली लोग होते हैं। तो ये लॉर्ड कर्जन, जिसने आज का बांग्लादेश और आज का बंगाल और असम और बिहार का थोड़ा सा भाग था, एक बृहद बंगाल था, उसको एक पूरा कम्युनल एंगल से उसको काट दिया, उसको इधर फेंक दिया, उसको इधर फेंक दिया, और उसका पूरा जो कल्चरल जो था वो भी डिवीजन उन्होंने कर दिया। तो उसके खिलाफ जो आंदोलन हुआ वो 6 साल तक चला। 1905 में शुरू हुआ तो 1911 यानी 6 साल तक, एंड जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो डिवीजन को रद्द किया, कैंसिल किया, तब जाके ये आंदोलन हुआ था। आंदोलन कैंसिल हुआ ठीक है, पर भारतीयों को लगा कि वी कैन फाइट, हम फाइट कर सकते हैं। उन्होंने समाधान के कॉम्प्रोमाइज के स्टेज पर उन्होंने बंगाल का जो पूरा विभाजन रद्द किया था, और इससे हिंदुस्तानी प्रजा का पूरा जो हौसला था वो हौसला अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का पूरा बढ़ा। बीच में एक होम रूल आंदोलन था जो 1960 से लेकर 1918 तक आता है, वो 2-3 साल चला, और वो आइडिया पूरा हिंदुस्तान से नहीं आया था, इट वाज इम्पोर्ट बाय आयरलैंड से आया था। जो इंग्लैंड का 4 डिवीजन है ना, वेल्स, इंग्लैंड, आयरलैंड, और वो आयरलैंड से पूरा आया था। और श्रीमती एनी बेसेंट, जिन्होंने थियोसॉफी नाम की संस्था भी स्थापित की थी, वो यहाँ लेके आए थे होम रूल, यानी कि स्वशासन। 2-3 साल वो चला था, पर गांधी वाज नॉट एग्री विथ होम रूल मूवमेंट। द रीजन वाज दैट होम रूल वर्ड इज फॉरेन वर्ड, वो एक परदेसी भाषा का शब्द है, इसके लिए वो ये एनी बेसेंट और होम रूल आंदोलन से सहमत नहीं थे। ये पूरा मसला खत्म होता है, और तब जाके पूरा गांधी एरा यहाँ शुरू होता है हिंदुस्तान के इतिहास में। और एक टेन्योर पूरा देखिए तो 1915 से लेके 1947 तक, यानी कि 32 साल का पूरा समय है। तो 32 साल के समय के लिए हिंदुस्तान के इतिहास में गांधी एरा ऐसा शब्द प्रयोग नहीं लिया जाता है। ऐसे तो युग शब्द यानी कि पीरियड शब्द तो बड़े बड़े एम्पायर के लिए होता है, जैसे गुप्त एरा, मुगल एरा, देन मौर्य एरा, मराठा एरा, इसके लिए उपयोग भी दिया जाता है। पर यहाँ एक 32 साल का छोटा सा समय पर उसकी जो असरकारकता थी, इफेक्टिवनेस ऑन द इंडियन पीपल, उसको देखकर ये गांधी एरा शब्द का प्रयोग किया जाता है। हम जानते हैं कि गांधी
1915 में 9 फरवरी 1915 को बम्बई आते हैं अफ्रीका से। अभी मिस्टर रामचंद्र गुहा ने किताब लिखी है महात्मा गांधी पर 2 वॉल्यूम में, उसमें उन्होंने ये पूरा दिखाने का प्रयत्न किया है। एंड ही आर्ग्यूड दैट कि सिर्फ हिंदुस्तान की आज़ादी वो गांधी जी का मकसद नहीं था, इज पर्सनल इश्यूज वाज दैट, उनका अपना निजी कुछ जो मसला था वो भी यहाँ काम कर रहा था, खास तौर से उनके बच्चों के एजुकेशन की, कस्तूरबा की कुछ डिमांड थी, ये सब जो बातें थी ये इसमें इम्पोर्टेंट थी। और गांधी बैक टू हिंदुस्तान वो 9 फरवरी 1915 के सुबह में यहाँ मुंबई के जो डॉकयार्ड था वहाँ वो आते हैं। इमीडिएटली वो ट्राइंग टू started a movement against the British। वो जो कारनामा उन्होंने अफ्रीका में किया था वो ही कारनामा वो यहाँ करने का प्रयास करना चाहते थे। बट बिफोर दैट ही मेट गोपाल कृष्ण गोखले एट पुना। वो जाते हैं वहाँ पे और गोखले आगे हमने बताया कि वो पॉलिटिकल मास्टर थे महात्मा गांधी के, उनको जाके अपने बारे में बताते थे। वो जानते थे, गोखले उनको बहुत अच्छी तरह से जानते थे। तो उन्होंने बताया कि मिस्टर गांधी अफ्रीका अफ्रीका है और हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, तो आप एक काम कीजिए कि ब्रिटिश के खिलाफ कुछ करना चाहते हैं तो आप पूरे हिंदुस्तान का स्टडी कीजिए, हिंदुस्तान में घूमिए 1 साल तक और हिंदुस्तान के प्रश्न क्या, सवाल क्या, इश्यूज क्या है वो उसका आप पूरा एग्जामिन कीजिए और देन यू लॉन्च योर मूवमेंट व्हाट एवर यू वांट, आप जो भी चाहते हैं वो आदमी आप करना। गांधी इससे मोटिवेट होके वो निकल पड़ते हिंदुस्तान में और पॉलिटिकल पूरा प्रोग्राम है वो पोस्टपोन करते हैं और हिंदुस्तान घूमने निकल जाते हैं। और हम जानते हैं वो पूरा हिंदुस्तान नहीं घूमे थे, वो एक लिमिटेड एरिया तक सीमित रहे थे और वहाँ वो उन्होंने देखा हिंदुस्तान में, तो देखा कि यहाँ तो पॉवर्टी है, यहाँ कास्ट के डिस्क्रिमिनेशन है, यहाँ कम्युनल डायस काफ़ी होते हैं, यहाँ गरीबी अमीरी के काफ़ी डिफरेंसेस है, यहाँ अर्बन और रूरल एरिया के काफ़ी डिफरेंसेस है। तो ये सब बातें थे गांधी के जहन में आई और उन्होंने उनको लगा कि अभी दिस इज नॉट प्रॉपर टाइम टू लॉन्च ए पॉलिटिकल मूवमेंट, अभी उनको नहीं करना चाहिए। एंड देन उसका जो ऑप्शन था, ये ऑप्शन के तौर में उन्होंने एक पूरा ग्रासरूट एक्टिविटीज का एक पूरा कार्यक्रम उन्होंने लॉन्च किया था। वो वहाँ भी कर रहे थे साउथ अफ्रीका में। वहाँ साउथ अफ्रीका में उन्होंने 4 बातों से, 4 पॉइंट्स से अपनी पूरी एक्टिविटीज शुरू की थी। गांधी के सिलसिले में एक बात खास हमको कहनी चाहिए कि उनका जो पूरा रवैया था या उनका हिज ड्रीम वाज नॉट ओनली पॉलिटिकल फ्रीडम, वो अंग्रेजों से एक राजकीय गुलामी से मुक्त होना नहीं चाहते थे, पर आर्थिक गुलामी या सामाजिक गुलामी ये सब मुक्त हो और आजाद भारत वो मात्र स्वराज्य न हो पर सुराज्य हो, वो गांधी का एक पूरा सपना था। और इस सिलसिले में उन्होंने साउथ अफ्रीका में एक पूरा प्रोग्राम दिया था। वो प्रोग्राम में 4 बातें थी। फर्स्ट वन वाज खादी यानी कि कॉटन, सेकेंड वन वाज एबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, थर्ड वन वाज नेशनल एजुकेशन एंड फोर्थ वन वाज कम्युनल हार्मनी। पर ये बात जो उन्होंने रखी कम्युनल हार्मनी वाली, तब गांधी अपने आप को कहते हैं कि मेरी सबसे ज़्यादा कोई कसौटी होगी, मेरी जब परीक्षा कोई मुद्दा लेगा तो वो होगा कम्युनल हार्मनी। और हम ऑल वेल अवेयर, हम जानते हैं कि 1920 से लेके 1947 तक जितने कम्युनल राइट्स हिंदुस्तान में हुए इतने थ्रू आउट देश कभी नहीं हुए, ये मेरा दावा है। सिर्फ गुजरात में ले लो कि 1920 से लेके जितने कम्युनल राइट्स 48 तक हुए, तब तक जितने राइट्स हिंदुस्तान में पास्ट में नहीं हुए इतने 27 साल के इतिहास में हुए थे। मीन्स गांधी वॉज राइट। वो वहाँ कह रहे थे साउथ अफ्रीका में कि कम्युनल हार्मनी के मुद्दे पर हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा कसौटी मेरी करेगा, और वो सच्चा बात थी। बाद में ये 4 एक्टिविटी 14 एक्टिविटी बनी और 14 से 18 एक्टिविटी बनी और 18 से अनलिमिटेड एक्टिविटी बनी। और उन्होंने बाद में एक कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज का पूरा प्रोग्राम था उसको खुला कर दिया और बोला सोसाइटी, नेशन और विश्व के कल्याण के लिए, वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड, वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन मैनकाइंड, कोई भी प्रवृत्ति आप करते हो और उसका उद्देश्य विश्व कल्याण का हो, मैनकाइंड का वेलफेयर का हो, तो वो कोई भी एक्टिविटी जिसमें आ सकती है और अनलिमिटेड एरिया में पूरी प्रवृत्ति।
मीन्स पैरेलल जाता है। पॉलिटिकल आज़ादी नहीं चाहते, और पॉलिटिकल आज़ादी के साथ वो स्वराज्य मीन्स आज़ाद भारत किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। हाँ? उसका रेलेवेंस है, लाइक नरेंद्र मोदी लॉन्च है स्वच्छ भारत अभियान, तो ये गांधी का पूरा इम्पैक्ट है वहाँ पे कि इतना साल गांधी के 150 साल हो रहा है, तो एक पूरा प्रोग्राम है कि स्वच्छता वाला जो पूरा प्रोग्राम था, खादी वाला प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम टिल टुडे इज एप्लीकेबल। तो गांधी ने ये दिखाने का प्रयत्न किया था कि आज़ाद भारत किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, वो स्वाश्रयी होना चाहिए, वो ऑटोनोमस होना चाहिए, वो आर्थिक और सामाजिक तरीके से किसी भी डिपेंड नहीं होना चाहिए। एक सामाजिक समरसता होनी चाहिए, कम्युनल हार्मनी होनी चाहिए, क्लास के डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये सब गांधी के सपने थे। तो ये पूरा प्रयत्न का वो कर रहे थे, पैरेलल वो चला रहे थे, और इसी में उन्होंने अपने जीवन का पहला जो आंदोलन था, एक मूवमेंट था, वो मूवमेंट उन्होंने लॉन्च किया, एंड इट वाज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ 1920 टू 1922। यानी कि 1922 से लेकर 1920 से लेकर 22 तक उन्होंने असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उन्होंने शुरुआत की थी। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये गांधी का जीवन का पहला आंदोलन था, और एक पूरा एक ड्रीम में रहे थे, और वो आइडियलिस्टिक ज्यादा थे उस समय, वो प्रैक्टिकल इतने नहीं थे। तो उन्होंने ये पूरा आंदोलन उन्होंने लॉन्च किया। तो आंदोलन में दो प्रोग्राम्स रखे थे, एक कंस्ट्रक्टिव और एक नेगेटिव। कंस्ट्रक्टिव में मैंने जो बात बताई अभी, वो सब बातें रखी थी। नेगेटिव में उन्होंने कौन रखा था कि फॉरेन गुड्स का आप बॉयकॉट करो, आप फॉरेन जो कपड़े पहनते हो उसको बॉयकॉट करो, साथ में साथ फॉरेन एजुकेशन का आप बॉयकॉट करो। और उस सिलसिले में कुछ अच्छी बात ये हुई कि जामिया मिलिया, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ ऐसी नेशनल एजुकेशन देती संस्थाओं की स्थापना ये 1920 के दौरान असहयोग और आंदोलन के दौरान हुई थी। और आगे जैसे मैंने बताया कि 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरा चौरी गाँव में जो घटना हुई, तो घटना से महात्मा गांधी बहुत व्यथित हुए, और उन्होंने इमीडिएटली ही कैंसल स्टॉप द मूवमेंट। बड़े तौर पर पूरा आंदोलन हो रहा था, पूरे हिंदुस्तान को आंदोलित कर रहे थे, पर उनको लगा कि वायलेंस हो रहा है और हमारे आंदोलन में वायलेंस के लिए कोई अवकाश नहीं है, कोई जगह नहीं है, उन्होंने स्टॉप कर दिया। पर उसका परिणाम क्या हुआ? गांधी ऐसे बनिया थे, और उनकी जो प्रवृत्तियां थी वो बनिया वाली प्रवृत्ति, बनिया ये लार्जर सेंस में है, आई एम नॉट टारगेटिंग एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर वो एक मैथमेटिक्स के साथ, एक गणित के साथ वो चलते थे, गिनती के साथ चलते थे। और वो गिनती उसमें ये थी कि आपको ये मुस्लिम्स को साथ में रखना है, वुमन को साथ में रखना है, लोअर कास्ट को आपको साथ रखने। तो कुछ बातें ऐसी थी कि जो उसका रेलेवेंस इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के साथ नहीं था, फिर भी गांधी उसको इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के साथ उसको जोड़ना चाहता था। लाइक ये वाली बात है, कम्युनल हार्मनी। एक 1919 में एक खिलाफत आंदोलन उन्होंने शुरू किया, खास तौर से 1990 में वो तुर्कस्तान जहाँ खलीफ का शासन था, वो खलीफ के शासन को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद खत्म कर दिया, तो उसको बरकरार रखने के लिए पूरे विश्व के जो मुसलमान थे उन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू किया। गांधी को ये आंदोलन में लगा कि इसमें कम्युनल हार्मनी और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए एक बड़ी पॉसिबिलिटी है, तो उन्होंने एक खिलाफत का पूरा जो मुद्दा था उसको भी फ्रीडम मूवमेंट के साथ जोड़ दिया। हालांकि उसकी काफी क्रिटिसाइज हुए, उसको जरूरत इस समय नहीं थी, पर फिर भी उन्होंने दाखिल किया, और एक आंदोलन एक अलग दिशा में चला गया, और 1922 में यह असहयोग आंदोलन पूरा खत्म हो गया। और इमीडिएटली भारत का एक बहुत बड़ा जो वर्ग था, खासतौर से युवाओं का जो वर्ग था, वो युवाओं का जो वर्ग था वो गांधी के खिलाफ हो गया। इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को डिफरेंट तरीके से देखने का उन्होंने पूरा प्रयास किया। जैसे सुभाष चंद्र बोस भी आते थे, ये चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, ये सब जो आए वो इसकी रिएक्शन के रूप में आए थे। वो सबको ऐसे लगता था कि इतने विशाल मात्रा में और इतना इफेक्टिव तरीके से पूरा आंदोलन चल रहा था, और आप एक छोटी सी घटना कि एक कस्बा था, और कस्बा में हुई घटना से लेके अब पूरे देश में चल रहा है आंदोलन को कैसे आप कैंसिल कर सकते हो, इसे कैसे रोक सकते हो?
और एक नई तरीके की जो आइडियोलॉजी है वो गांधी के खिलाफ उस समय शुरू हो गई थी। उसकी लंबी बातें हो सकती है पर समय का अभाव है, आई ओनली 10 मिनट्स, तो उसको मुझे खत्म करना है। बाद में दांडी मार्च वाला पूरा मसला आता है, वो सब आप जानते हो, 1930 से लेकर 1932 तक यहाँ अहमदाबाद के गांधी आश्रम से शुरू किया था। नमक जैसी चीज, जो गांधी कैसी चीजें पसंद करते हैं, कैसे इश्यूज लेते हैं कि जो छोटे छोटे लोगों को लागू करता है, विलेज को लागू करता है, डाउन ट्रोडन को लागू करता है, ऐसे सब मुद्दे को लेके गांधी अपना आंदोलन चलाता है। ना कोई सोच भी नहीं सकता है कि नमक जैसी चीज वो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के लिए एक सिंबल बन सकता है, और उन्होंने वो किया। और अहमदाबाद से करीब करीब 300 किलोमीटर दूर दांडी नाम का गांव था, वो वलसाड जिला में आता था तब, वहां तक की उन्होंने पद यात्रा की। वो यदि चाहते थे तो अहमदाबाद के नजदीक काफी गांव थे जहाँ यह प्रकार की सुविधा थी कि नमक का कानून तोड़ने का वो कर सकते थे, पर वो ऐसा नहीं किया उन्होंने। वो पूरे गुजरात को मोबिलाइज करना चाहते थे, हिंदुस्तान को मोबिलाइज करना चाहते थे, इसलिए 300 किलोमीटर की पद यात्रा 79 अपने साथियों के लिए उन्होंने की, और पूरे हिंदुस्तान में ब्रिटिश शासन थे उसको हिलमिला के उन्होंने रख दिया था। उसकी काफ़ी बातें हो सकती है, पर मुझे आगे भी कुछ कहना है, तो इसलिए इस मुद्दे को मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ। बाद में 42 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि ये हिंद छोड़ो भारत छोड़ो जो आंदोलन शुरू हुआ, वो आंदोलन ने भी काफी हिंदुस्तान की प्रजा को आंदोलन किया था। एंड दैट मूवमेंट वाज टोटली डिफरेंट देन अर्लियर मूवमेंट ऑफ द महात्मा गांधी। जो असहयोग आंदोलन या सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट थी, उससे ये पूरा मूवमेंट था वो डिफरेंट था। और ये मूवमेंट की खासियत ये थी कि इसमें वायलेंस काफी दिखा, उसमें आइडियोलॉजिकल तौर पर काफी वेरिएशन दिखा, उसमें सोशलिस्ट भी दिखे, इसमें किसान सभावादी भी दिखे, इसमें जो ये भी दिखे, और कुछ क्रांतिकारी भी दिखे। तो वायलेंस के तौर पे उसके अर्लियर जो आंदोलन थे उससे काफी डिफरेंट था। वो भी 2 साल तक पूरा आंदोलन चला, और वो आंदोलन के बाद तय हो गया था कि अभी ये अंग्रेज हिंदुस्तान में नहीं रह सकते। इस तरह से हमारा एक आज़ादी का आंदोलन 1957 से लेके 1857 से लेके 1947 तक ये पूरा आंदोलन चला, और हम आज़ाद हुए। और उसके 75 ईयर्स के उपलक्ष्य में हम उसको आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अब थोड़ी सी बात जो मेरा मुख्य मुद्दा है, ये भी मुख्य मुद्दा ही था, उसमें कुछ उसकी लीगेसी क्या थी। ये पूरा हमारा 90 साल तक 9 दशक तक ये पूरा आंदोलन चला, तो उसकी लीगेसी के मीन्स हमारे पास क्या बचा। एक वैचारिक तौर पर आज 75 साल के बाद हम विश्व को क्या दिखा सकते हैं कि ये 47 में जो आंदोलन चला था उसकी लीगेसी के तौर पे आपके पास क्या है हिंदुस्तानियों के पास। तो हम गौरव के साथ कुछ बातें कह सकते हैं, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। एक तो पूरा हमारा जो एक मूवमेंट, ये पूरा जो आंदोलन थे, वो आंदोलन ब्लड लैश थे, मीन्स रक्त विहीन क्रांति थी। और विश्व के देशों में आप देखो, कोई भी देश ऐसा नहीं है कि जहाँ आज़ादी के लिए खून नहीं हो। हमारे यहाँ भी हुआ है, जलियांवाला बाग हो या गुजरात का ये मानगढ़ हत्याकांड आप देख लो, ढढ़वाव वाला हत्याकांड लो, वो छोटी दूसरे को, पर जो एक बड़े तौर पर जैसे हो, जैसे रसिया में हुआ, जैसे फ्रांस में हुआ, जैसे अमेरिका में हुआ, इस तरह से जो खून बहा के जो आज़ादी लोगों ने पाई है, वो आज़ादी यहाँ पर नहीं थी। कि हमारी जो पूरी आज़ादी था, वो आज़ादी का एक सबसे बड़ा कोई मोटो था, तो वो था नॉन वायलेंस, एंड वो चल रहा था गांधी के सुपरविजन में। तो नॉन वायलेंस हमारी बहुत सबसे बड़ी हमारी विशेषता थी। और ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, ये ब्लडलेस रिवॉल्यूशन हमारे वहाँ हुई थी। तो ये मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की आज़ादी का एक लेगेसी के स्वरूप में एक पहला मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि अभी मैंने जो ये गांधीयन ग्रासरूट एक्टिविटी की बात बताई, ये फ्रीडम मूवमेंट की हमने बात बताई, इसके दौरान जो लीडरशिप यहाँ पे तैयार हुई, मुझे लगता नहीं है कि विश्व के कोई देश में ऐसी एक स्ट्रॉन्ग जो लीडरशिप है वो कहीं भी तैयार हुई है। अब देखो, एक नेशनल लेवल पर, रीजनल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तहसील लेवल पर और गांव लेवल पर एक बड़ी मात्रा में लीडरशिप तैयार हुई थी। और वो लीडरशिप ये कैसी थी, एक लेस की तरह थी
एक माला की तरफ थी, और ये सबको एक दोरा पिरोने का जो काम था, दोरी पिरोने का जो काम था, वो गांधी करते थे। ये सब लीडर थे, वो एक ही आवाज में, गांधी, सरदार और नेहरू के आवाज पे वो सब काम करने वाले जो लोग थे, वो ऐसे काम कर सकते थे। तो लीडरशिप मुझे लगते थे कि एक बहुत बड़ी होती। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसके साथ ये है लीडरशिप की, वो ये सब जो लीडर्स थे वो गाँवों में काम करने वाले थे, वो एक कम्युनल हार्मनी के दृष्टिकोण से काम करने वाले थे, वो एक कास्ट के डिस्क्रिमिनेशन के बिना काम करने वाले थे, वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बिना काम करने वाले थे, वो स्वराज्य के लिए काम करने वाले थे। मीन्स ऐसे काफी लोग ऐसे मैं जानता हूँ, मेरा एक पूरा फोकस है रिसर्च का, ये इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, तो मैं काफी ऐसे लोगों को जानता हूँ कि उन्होंने आजादी के बाद जो ये पेंशन मिलते थे स्वतंत्रता सैनिक के, फ्रीडम फाइटर के तौर पर जो पेंशन लेने वाले लोग थे, उन्होंने पेंशन नहीं लिया था। काफी लोगों ने जो 71 में भारत सरकार ने डिक्लेयर किए थे, तो ये पेंशन काफी लोग मैं जानता हूँ कि जिन्होंने नहीं लिया था, और वो गांव में बसे। लाइक ठक्कर बाबा को आप ले लो, आप जुगतराम दवे को ले लो, आप बबल भाई मेहता को ले लो, ये तो मैं गुजरात का हूँ तो गुजरात का उदाहरण मेरे जहन में ज्यादा आएंगे। तो ऐसे काफी लोग थे, उन्होंने शहर नहीं देखा था, उनको काफी लोगों ने बताया कि आपको दिल्ली बसना चाहिए, वहाँ ये कमीशन में होना चाहिए, ये मिनिस्ट्री आपको संभालनी चाहिए, आपको ये इलेक्शन लड़ना चाहिए। उन्होंने बताया कि हमारा जो काम था वो क्या था, भारत की आजादी का, अभी भारत का निर्माण का काम हमको करना है। मुझे लगता है कि ऐसी लीडरशिप विश्व के इतिहास में कहीं आपको नहीं मिलेगी। ऐसे जो लोग थे, और भी आज भी चल रही है, पर्टिकुलर में गांधीयन ये पूरा ईस्टर्न बेल्ट गुजरात की बात बताओ तो वहाँ ऐसे काफी वर्कर्स बसे हुए थे, फ्रॉम दाता टू डांग, ये गुजरात का जो पूरा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से सटा हुआ पूरा जो एरिया है, वहाँ काफी ऐसे गांधीयन वर्कर वहाँ धूणी धखा के बैठ गए थे, तो उन्होंने कभी शहर का मुंह नहीं देखा था। और आज गुजरात में नक्सलाइट मूवमेंट नहीं है, तो उसमें दावे के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें सबसे बड़े रोल ये गांधीयन वर्कर्स का है, कि उन्होंने ये पूरी एक लैंग्वेज होती है क्लास स्ट्रगल की, वो क्लास स्ट्रगल की लैंग्वेज उन्होंने बदल दी और क्लास हार्मनी की उन्होंने बात की। और उन्होंने ऐसे कहा कि ये देश है क्लास स्ट्रगल का देश नहीं है, ये देश है क्लास हार्मनी का देश है, ये संवादी का देश है, ये स्वायत्ता का देश है, ये सामाजिक समरसता का देश है। तो ये उन्होंने प्रूव करने का पूरा प्रयत्न किया था, और मुझे लगता है कि दैट इज द बिगेस्ट लीगेसी ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। और बात भी है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज, कुछ भी हो, आप कम्युनिस्ट एलिमेंट देख लो या आप क्रांतिकारी मूवमेंट देख लो, ये सब के होने के बावजूद ये सेक्युलर जो वैल्यूज और डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज है वो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में वो डोमिनेट करते हैं। एक जो लोकतांत्रिक मूल्य है या जो धर्मनिरपेक्ष जो मूल्य है, ये मूल्य या इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में एक सरसाई भुगत रहा है, वो डोमिनेंस कर रहा है। ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा इश्यू इंडियन फ्रीडम मूवमेंट है। और सबसे बड़ी बात अंत में, ऐसे तो काफी बात मुझे कहनी है, पर आपके लिए भी कुछ समय में रखना चाहता हूँ, आपको कुछ पूछना हो, कुछ सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन देना हो, तो इसके लिए हम 10-15 मिनट चर्चा करेंगे। और ये बात ये है कि हमारी आज़ादी अभी तक टिक रही है। 1947 में हम आज़ाद हुए, 75 साल हुए, पर इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को काफ़ी इंजरी नहीं हुई। कुछ ऐसे छोटे मोटे हिस्से आए, लाइक 1974 के 5 की इमरजेंसी या कुछ ऐसे मुद्दे आए होंगे, तब तक आपको थोड़ी डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज के बारे में आपको थोड़ी आपको एक डाउट क्रिएट हुआ होगा। बाद में मुझे नहीं लगता है कि 75 ईयर्स के इतिहास में हिंदुस्तान की आज़ादी के सामने कोई भी चैलेंज आई हो, और इससे बड़ी लीगेसी हिंदुस्तान में कोई नहीं। ये दाखला मैं इसलिए देना चाहता हूँ मित्रों कि फ्रांस, इसमें 4 रिवॉल्यूशन हुई। पहली 1830, दूसरी 1848, तीसरी एक इससे आगे भी थी 1789 जो मुख्य क्रांति थी, और अंतिम क्रांति वो 1871। अब देख लो कि 4 क्रांति एक देश में होती है, रिवॉल्यूशन, उसको क्या बोलेंगे? उसका मतलब वो हुआ कि नेक्स्ट रिवॉल्यूशन इज ए फेल्योर ऑफ फर्स्ट रिवॉल्यूशन। दूसरी क्रांति होती है वो पहली क्रांति की फेल्योर है। 1789 में पूरी क्रांति हुई थी जिसने पूरा जगत को हिलमिला दिया था, जिसको राज्य क्रांति बोला जाता था, पर इमीडिएटली वो क्रांति का पूरा जो रिजल्ट था, वो रिजल्ट लंबे समय तक नहीं चल सका। और 30 साल के बाद दूसरी क्रांति हुई, 40 साल के बाद वो नहीं चला। 18 साल के बाद दूसरी क्रांति हुई 1848 में,
और 71 में दूसरी क्रांति हुई। ये क्या दिखाता है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं थी, आपकी जो क्रांति है क्रांति की वैल्यू लोग नहीं कर रहे हैं, मीन्स इट वाज अ फेल्यूर ऑफ लीडरशिप, या जो आपके जो रेवोल्यूशनरी जो वैल्यूज थे उसकी फेल्योर थी। तो ये बात है। इसी तरह से आप इसकी बात कर लो पाकिस्तान की, एक धर्म के बेस पर उन्होंने पूरा एक नेशन खड़ा किया। हाँ? मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने 1940 में लाहौर ठहराव से लेकर लाहौर रिजोल्यूशन से लेकर पूरा जो पाकिस्तान के लिए पूरी मूवमेंट चलाई थी, ये आज़ादी की वो हमारे साथ आज़ाद हुआ। आज पाकिस्तान को हमारे सामने रखो और हिंदुस्तान की आज़ादी को आपको सामने रखो तो आपको डिफरेंस लगेगा। हमारे गुजराती राइटर थे चंद्रकांत बख्शी, बड़े राइटर थे, उन्होंने ये विजिटेड पाकिस्तान, पर्टिकुलर कराची 1887 में उन्होंने विजिट किया था और वो कराची में गया, वो इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, और वहाँ उन्होंने देखा कि कुछ पशुओं के जो डेथ बॉडी है वो रास्ते में पड़े थे और उसका जो मांस था वो नोच कर कौवे और कुत्ते और बिल्लियाँ वो ले लेके भाग रही थी, कौवे आकाश में उड़ रहे थे। वो पाकिस्तान के आर्थिक पाटनगर कराची की हालत थी। इसका क्या हुआ कि कराची में ये हालत है तो गाँव में क्या होगी। मीन्स दो नेशन एक साथ आज़ाद हुआ। एक देश की आप डेमोक्रेटिक संस्था है उसकी वैल्यूज देख लो और दूसरा हिंदुस्तान है वहाँ आपकी डेमोक्रेसी देख लो तो आपको साफ तौर से आपको डिफरेंस लगेगा। तो मुझे लगता है कि मेरे जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया है। वी हैव 10 मिनट्स मोर, तो कुछ आपको मेरे लेक्चर के खिलाफ कुछ आपत्ति हो, कुछ आप सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन देना चाहता हो या हो सके तो कुछ प्रश्न पूछना चाहता हो तो नाउ ओवर टू यू दिस 10 मिनट्स। सब जाग रहे हो ना भैया? स्लीपिंग? नमस्ते सर। जाग रहे हो ना भैया? नमस्ते सर, मेरा एक प्रश्न है सर। साहित्य और इतिहास को हम कैसे जोड़ सकते हैं सर, ये एक प्रश्न है। और अगर साहित्य की कोई बात हो तो हम इतिहास में उनको ले सकते हैं या नहीं ले सकते सर, ये प्रश्न है सर मेरा। भाविक चावड़ा सर, थराद कॉलेज से। ओके आप साहित्य से हो इतिहास से हो भैया? नहीं सर, मैं इतिहास का अध्यापक हूँ सर। ओके, और साहित्य या कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसके बारे में हम बोलते हैं कि देयर इज ए टू वे ट्रैफिक बिटवीन सोशल साइंसेस एंड ह्यूमैनिटीज। कि कोई भी सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट के बीच में द्विमार्गीय टू वे ट्रैफिक होता है। टू वे ट्रैफिक मीन्स एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट को कुछ देता है तो दूसरा सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट को कुछ देते हैं। और आगे हम ये भी कहते हैं कि एक देहाती भाषा में बोले तो एक ही खेत के बॉर्डर पे खड़े हुए लोगों की तरह ये सब्जेक्ट सब है। उसमें उनके बीच में गिव और टेक का रिलेशन है, कुछ देता है कुछ लेता है। तो साहित्य जो है बहुत बड़ा मुद्दा है। और साहित्य हिस्ट्री को क्या हेल्प कर सकता है? एक तो सबसे बड़ी बात है कि एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री हम जानते हैं कि हिस्ट्री में एक सूत्र प्रचलित है, नो डॉक्यूमेंट नो हिस्ट्री। और एक मल्लीनाथ करके हमारे जो क्रिटिक थे 4th सेंचुरी में हुए, उन्होंने बताया था कि नामुल्लम लिखे थे किंचित, मीन्स बिना आधार बिना प्रमाण आपको कुछ लिखना नहीं है। तो हिस्ट्री के जो सोर्सेज है वो सोर्सेज के संदर्भ में साहित्य आपको काफ़ी उपयोगी है। आप फ्रॉम वैदिक एरा टू आप यहाँ 18th सेंचुरी तक जितना भी लिटरेचर है, मीन्स लिटरेचर इज द मिरर ऑफ द सोसाइटी। वो लिटरेचर एक आईना होता है, तो कोई भी सोसाइटी में जो भी घटना है जो भी प्रसंग बोलता है उसको आईने की तरह वो दिखाते हैं। आप देख लो रविंद्रनाथ टैगोर की गोरा नवल कथा, तो गोरा नवल कथा और उपन्यास वो 19th सेंचुरी के एंड के बंगाल का पूरा जो लाइव टेलीकास्ट की तरह है। सेम थिंग विद गोवर्धन राम माधवराम त्रिपाठी, गुजराती उपन्यासकार थे और उन्होंने सरस्वती चंद्र नाम की नवल कथा लिखी 4 भाग में। तो वो पूरी जो नोवेल है वो नोवेल एंड ऑफ द 19th सेंचुरी का जो चित्र है वो चित्र आपने सामने। मुझे लगता है कि हिस्ट्री के किसी भी सोर्स में ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। उनका जो तरीका है ये पूरा इमीडिएटली तरीका होता है।
पर फिर भी वो एक सोसाइटी को अच्छी तरह से वो रिफ्लेक्ट करता है। और खास तौर से हम हिस्ट्री वाले आज कहते हैं, और मैं खास तौर से एज ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द हिस्टोरियंस मैं कहता हूँ कि हम हिस्टोरियंस सबसे ज़्यादा मेहनत हम करते हैं। वी आर हार्ड वर्कर्स विथ एनी सब्जेक्ट, कोई भी आप सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट ले लो, इसमें सबसे ज़्यादा मेहनती लोग वो हिस्टोरियंस है। मेरा सब्जेक्ट है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, पर मुद्दा ये है कि हिस्टोरियंस इतनी मेहनत करने के बावजूद उनका हिस्ट्री को अपनी जो रिसर्च होती है वो रिसर्च को प्रेजेंट करने का पूरा जो तरीका है वो तरीका अभी तक सही नहीं है। तो तरीका वो सही करने का जो उनका पूरा साधन है तो वो साहित्य है। तो साहित्य का वो पूरा समागम रखेगा, उसके साथ अपना पूरा टाइप रखेगा, तो मुझे लगता है कि हमारी हिस्ट्री बेटर हो जाएगी, हमारा वे ऑफ प्रेजेंटेशन अच्छा होता है। तो इस तरह से साहित्य और वो होता है। और बाद में पूरा एक नेशनलिस्ट साहित्य, वहाँ से पूरा इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में आप देख लो फ्रॉम 1857 से लेकर 1947, तो सो मेनी पोएट्स, ये नवलकथाकार, उपन्यासकार, इस सबों ने ये सब लिखा। तो उनका जो पूरा लिटरेचर है वो लिटरेचर एक नेशनलिस्ट एंगल से कैसे लिटरेचर का क्रिएशन होता है और हाउ वो लिटरेचर मोटिवेटेड द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है हिस्ट्री को एग्जामिन करने का। तो इस तरह से भी लिटरेचर हमको मदद करता है। यस सर, थैंक यू सर। ओके, एनीबॉडी? हाँ सर, नमस्ते सर, तस्नीम हियर। ओके तस्लीम बिन बोलो। हाँ सर, बहुत बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन था आपको सुनना हमेशा इंटरेस्टिंग रहा है। मेरा प्रश्न ये है कि भारत में शुद्ध राष्ट्रवाद की शुरुआत कब हुई या किस घटना में हमें ये राष्ट्रवाद दृश्यमान होता है? इट इज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर मी। मुद्दा है कि कोई एक घटना के बारे में तो हम नहीं बता सकते कि ये घटना से लेके इंडियन नेशनलिज्म की शुरुआत हुई, पर आज काफ़ी लोग ऐसा भी बोलते हैं कि आप ये 1857 या ब्रिटिश आए बाद में, ये ऐसा कहते हैं कि भारत एक नेशन के तौर पर अस्तित्व में आया और नेशन के तौर पर अस्तित्व में आया, बाद में वहाँ नेशनलिज्म क्रिएट हुआ। ये बात नहीं, वो तो ऐसा भी बोलते हैं कि वो हर्षवर्धन जो 18th सेंचुरी का एक जो रूलर था इंडिया का, और उसने बड़ा एम्पायर खड़ा किया था, तो वहाँ से पूरा एक नेशन बिल्डिंग की जो प्रोसेस है वो हिंदुस्तान में शुरू हो गई थी, तो वहाँ से आप शुरू करना चाहिए। पर आज का हमारा जो नेशनलिज्म है वो नेशनलिज्म को देखने का पूरा हमारा जो रवैया है वो वेस्टर्न फ्रेमवर्क में, लाइक अभी एक मैं नाम भूल गया, एक ब्रिटिश स्कॉलर था, वो ब्रिटिश स्कॉलर ने एक डेफिनेशन दी है उसकी, जिसको खास तरह से क्रिटिसाइज किया है अक्षय कुमार देसाई ने इन सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। उन्होंने बताया कि एक धर्म, एक जाति, एक संस्कृति, एक करेंसी ऐसा रखने वाले लोग एक चौक्कस जोग्राफिकल लोकेशन में रहते हो तो वो जोग्राफिकल लोकेशन उनके लिए नेशन बनता है। और ये जोग्राफिकल लोकेशन में रहने वाले लोगों की इस जोग्राफिकल लोकेशन के लिए अपनी फीलिंग, हृदयगत अपनी जो फीलिंग होती है वो फीलिंग को आप नेशनलिज्म बताएंगे, उसको आप नेशनलिज्म बोल सकते हैं। मीन्स ये यूरोप के किसी स्कॉलर ने अपने देश के पूरे सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए नेशनलिज्म की उन्होंने डेफिनेशन की। मुझे लगता है कि ये पूरी डेफिनेशन हिंदुस्तान को कैसे लागू हो सकती है? ना यहाँ एक रिलीजन है, ना यहाँ कास्ट है, यहाँ मल्टीकल्चरलिज्म की बात करते हैं, यहाँ हमारे देश में करेंसी नहीं थी, तो कैसे हो सकती है? मीन्स इंडियन नेशनलिज्म जो क्रिएट हुआ है वो एक यूनिक सिचुएशन में हुआ है। नो डाउट इसका यश हमको सम एक्सटेंट हमको ब्रिटिश को देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने खास तौर से आज की हमारी जो जोग्राफिकल पेरिफेरी है फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी और कराची से लेके कलकत्ता वाला तो पूरा हमारी जोग्राफी बन रही है, उसमें ब्रिटिश का एक कॉन्कर्ड के रूप में, एक विजेता के रूप में उनका जो रोल था वो रोल को हम नकार नहीं कर सकते। और वहाँ से उसके खिलाफ उनकी जो पूरी पॉलिसी थी ब्रिटिश की, खास करके अभी मैं दादा भाई नौरोजी का मैंने जिक्र किया कि कोई
एक्सप्लॉइटेशन की पूरी जो पॉलिसी थी, वो पॉलिसी से हमको लगता है कि वहाँ हुआ। और इसमें दो मुद्दे को मैं खास जिक्र करना चाहूँगा। जैसे तस्लीम ने क्वेश्चन किया कि दादा भाई नौरोजी रोट ए बुक इन पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। उन्होंने 1851 में एक किताब लिखी थी। तो मुझे लगता है कि वहाँ से हमको एक स्टार्टिंग पॉइंट रखना चाहिए कि इंडियन नेशनलिज्म और पर्टिकुलर इकोनॉमिक नेशनलिज्म और भारत एक्सप्लॉइट हो रहा है, वो फीलिंग किसी ने करवाई हो तो दादा भाई नौरोजी। Thank you very much, Arun Waghela, sir. Thank you very much from HRDC Gujarat University and coordinator Rajendra Jani, sir. And dear all participants, there is a no questions because all questions are covered by our today's resource person, and his vast experience gave a beautiful and wonderful knowledge and enhancement to your knowledge, and it is useful to for your future. And there is a good comment here, sir. Nice information and very nice, sir. Kind comments are here. So we are very much glad to see this. And dear all participants, if you have another question for the any topic or any lecture, you can ask to us in WhatsApp. We can pass your question to your coordinator, and he will always help in nature. So he will be always try to solve that. Thank you very much.